हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है। 8 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 में नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, हर्षचरित के बारे में, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी हर्षवर्धन की जो जीवनी थी हर्षचरित, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 9, नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रू पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। ये एक संगीतज्ञ राजा थे, समुद्रगुप्त। देखते हैं क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो पहला पॉइंट, भारत का ऐसा राजा, यानी ऐसा राजा जिसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो यह वीणा बजाने के लिए प्रसिद्ध था, वो थे गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिशेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। दूसरा पॉइंट, हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, और समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लेख के माध्यम से। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। जो समुद्रगुप्त के बारे में अभिलेख था वो एक विशेष प्रकार का अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहते हैं, क्योंकि उसमें उसकी प्रशंसा लिखी गई थी। यह एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि हमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। अब देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। यानी उस समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही वाक्य का एक अंश दिया गया है, जैसे योद्धा समुद्रगुप्त। यह समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का एक अंश है। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में उनकी प्रशस्ति में वर्णन किया गया था। अब आगे देखते हैं। अगर तुम मानचित्र 7 पर गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। अभी हम मानचित्र देखेंगे तब देखेंगे। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। यानी हरिशेन ने राजाओं को 4 प्रकारों में बांटा है और उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीति थी उसे बताया गया है। यह है वीणा बजाने वाला राजा। यह समुद्रगुप्त का चित्र है। तो भारत का ऐसा राजा, इतिहास का ऐसा राजा जो कि अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित है, वो है समुद्रगुप्त। हरिशेन ने वर्णन किया है मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र है आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मानचित्र ये जो हरे रंग का क्षेत्र है ये उन आर्यवर्त के 9 राजाओं का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ कुछ ये लाल बिंदु दिखाए गए हैं, इनके बारे में भी देखेंगे, और इधर ये बैंगनी वाला क्षेत्र, इन सब के बारे में हमें देखना है।
तो अभी देखा हमने मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ मतलब उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला जो रास्ता था, हमने देखा था कल कि इस पर सातवाहन वंश का शासन था, सातवाहन वंश के अधीन था, इस पर सातवाहन वंश का आधिपत्य था। तो दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं, हमने अभी देखे थे। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी अपने अधीन रहते हुए। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा। अभी हमने देखा था बैंगनी रंग से जो घेरा बनाया गया था, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के उपहार लाते थे, यानी समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। वाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। यहाँ ये हरे रंग का क्षेत्र, ये नीले रंग का क्षेत्र, ये बैंगनी रंग का क्षेत्र, यहाँ था कुषाणों का शासन और ये लाल रंग का क्षेत्र। कुछ पॉइंट इसमें देख लीजिए, फिर अब आपको वो आगे काम आएंगे। यहाँ पल्लव, ये कांचीपुरम, ये चोल, ये चेर, ये पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, ये आपको ध्यान रखना है। इधर महाबलीपुरम, अरिकामेडु, ये पुहारपत्तन, ये आगे बताया गया है इसमें, तो आप इसकी मैपिंग देख लीजिए। आगे देखते हैं वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी, समुद्रगुप्त की माँ का नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण की थी, और पिता थे चंद्रगुप्त वंश के चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्हें हम कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उनकी माँ कुमार देवी, जिन्होंने महाराज अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, महाराज अधिराज वाली। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। यहाँ देखते हैं विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य के नाम से किस राजा को जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, और उन्होंने शकों पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की शुरुआत की थी 58 ईसा पूर्व में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। हमें उनके बाद के शासकों, जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे जाना जाता था विक्रमादित्य के नाम से, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली मतलब पूर्वजों की सूची, उससे भी जानकारी प्राप्त होती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित। अभी हमने देखा समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन की जो जीवनी थी उसका नाम था हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। जैसे ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया, और उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था हर्षचरित।
तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी संस्कृत में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री xuanzang, जिनके बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा था, चीनी तीर्थयात्री थे xuanzang, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे और काफ़ी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा हर्षवर्धन के दरबार में उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वो थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, यानी कन्नौज के शासक को जब बंगाल के शासक ने मार डाला, तब हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया, अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता हर्षवर्धन को अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया था, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक दिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण वाले इलाके की तरफ बढ़ने का प्रयास किया था, तब उन्हें चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। अब आते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। हमने देखा था अभी पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम कहाँ थी, तो वो आपको मैपिंग भी ध्यान रखनी है। जबकि चालुक्यों का राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में। तो चालुक्यों का राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, जबकि पल्लवों का राज्य था कांचीपुरम के आसपास वाले क्षेत्र में कावेरी नदी के डेल्टा तक। चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे और मुख्य रूप से वे राजधानियों को निशाना बनाते थे, जो कि समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें उनके यानी पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब आगे देखते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार, यानी पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उनके अनुसार उन्होंने यानी पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, हमने अभी देखा था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद, लेकिन रवि कीर्ति का कहना था कि इस पराजय के बाद जब हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण की तरफ आने से रोक दिया था, तो उस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, क्योंकि पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। तो चालुक्यों की जो विजय थी वो अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश यानी पल्लव और चालुक्य दोनों ही दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अब इनके बारे में हम 7th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो पल्लवों और चालुक्यों को हराया था राष्ट्रकूट और चोल वंश ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, क्योंकि अधिकांश जनता कृषक थी। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, यानी बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कवि हरिशेन, वो अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी भी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था। जैसे हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ
कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। यानी हरिसेन कितने पद संभालते थे? हरिसेन 3 पद संभालते थे, एक महादंडनायक का, दूसरा कुमार अमात्य का और तीसरा एक संधि विग्रहिक का। तो एक व्यक्ति एक से अधिक पद भी संभालता था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नगर श्रेष्ठी किसे कहते हैं? नगर श्रेष्ठी का मतलब है मुख्य बैंकर या फिर शहर का व्यापारी। सार्थवाह का मतलब है व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक का मतलब होता है मुख्य शिल्पकार। और कायस्थ का मतलब होता है लिपिकों का प्रधान। ये लोग महत्वपूर्ण थे जिनका स्थानीय प्रशासन में प्रमुख योगदान था। इसी तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। अब बात करते हैं एक नई प्रकार की सेना कैसी थी। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इसके बदले में इन्हें कुछ भूमि दान दी जाती थी। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। और इस तरह के व्यक्तियों को हम कहते थे सामंत। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी कोई शासक दुर्बल होता था यानी कमज़ोर होता था, तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो ये थी सेना किस प्रकार से रखी जाती थी। कुछ सेना राजा खुद रखते थे और कुछ सामंतों के माध्यम से उनकी व्यवस्था करते थे। अब देखते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। तो सभा किसे कहते थे उस समय? ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को कहा जाता था सभा। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नाम ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। यानी जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर कौन सी ग्राम सभा होती थी? वहाँ पर उर नाम की ग्राम सभा पाई जाती थी। नगरम किसे कहते हैं? नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो व्यापारियों का जो संगठन था उसे कहा जाता था नगरम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सभा किसे कहते थे, नगरम किसे कहते थे, उर किसे कहते थे। अब देखते हैं उस जमाने में आम लोग कैसे थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। यानी जो कालिदास के नाटक हैं उनमें राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग जो सामान्य लोग थे तथा महिलाएं प्राकृत बोलते दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता हैं कालिदास। इसमें क्या है? इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और उनकी पत्नी शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। जैसे एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अब देखते हैं चीनी तीर्थयात्री फाशियन। चीनी तीर्थयात्री थे एक फाशियन का ध्यान
उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। सबसे पहले चीनी तीर्थयात्रियों में आए थे फाशियन, उसके बाद आए थे श्वेनसांग जिन्हें कहते हैं ह्वेनसांग, और उसके बाद आए थे इत्सिंग। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। तो ह्वेनसांग से पहले एक चीनी तीर्थयात्री आए थे फाशियन, उनके बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर, उन लोगों की स्थिति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो तभी सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या फिर किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ऐसी घृणित मानसिकता थी। एक जगह बाणभट्ट के द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी का भी ध्यान रखना है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन, असबाब, असबाब किसे कहते थे, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। असबाब कहते थे सोने के पायदान को। खाने पीने का सामान जिनमें बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या फिर ऊँटों पर या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते हुए बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में या पल्लव और चालुक्य के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो या जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।